वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू को जहाँ से छोड़ा था सिलसिला वहीं से कंटिन्यू करते हैं। उस्मान, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, फिर खुर्रम साहब की तरफ जाएंगे। Yeah, first things first, comment. I'm absolutely apolitical because I don't belong to any political party. That's fine. हाँ. But so you guys actually contrasted yourselves उधर. आप लोगों ने कहा कि IMF में फ़ौरन चले जाना चाहिए था, right? फिर सेकंड स्टेटमेंट आपने दी कि करेंसी की डिवैल्यूएशन करने की ज़रूरत है. How does the IMF work? सबसे पहली चीज़ है कि इंटरेस्ट रेट टाइटनिंग करो, करेंसी को रियल पे. How many here know what the real effective exchange rate is? What was the real effective exchange rate? एक चीज़ होती है. रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट आपका शो करता है करेंसी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है. आपकी करेंसी सिग्निफिकेंटली सॉरी रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट एसेंशियली आपको शो करता है कि आपकी करेंसी अगेंस्ट द बास्केट ऑफ योर ट्रेडिंग पार्टनर्स ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है. अगर आपकी करेंसी ओवर वैल्यूड है तो एसेंशियली आप इंपोर्ट्स को सब्सिडाइज कर रहे हैं. हमारा जो रेयर था वो चला गया था 126 पे, जो अगर आप देखेंगे तो मिफ्ता इस्माइल ने खुद भी इसीलिए डिवैल्यूएशन करना स्टार्ट की थी. सो इफ यू आर सेइंग कि हमें आईएमएफ में फ़ौरन चलना चाहना चाहिए था, तो आपकी करेंसी डिवैल्यूएशन फ़ौरन उसी वक्त उसी स्टेज पर जानी चाहिए थी. आज को रियर 97 पे आ गया है, विच मीन्स यू क्लोज टू इक्विलिब्रियम आप अभी आ चुके हैं. तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इसलिए आपको करेंसी को जो आप कह भी रहे हैं, तो अगर आप कह रहे हैं करेंसी नहीं उड़ानी चाहिए थी तो फिर आईएमएफ में भी नहीं जाना चाहिए था. बिकॉज़ इफ यू आर गोइंग टू द आईएमएफ, बात ये हो रही है कि करेंसी अगर आपने डीवैल्यू कर भी दी है उसके बाद भी जो आपको टैक्स कलेक्शन किधर होती है? नो टैक्स कलेक्शन किधर होती है? अप्रैल में ये कहा था फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर ने 138, 139 3-4 फोरम्स पे कि नाउ वी फाउंड द इक्विलिब्रियम. So 138 and now 158. Again, so like I said, I'm apolitical, so I don't know about political statements, but हम लोग तो economic numbers से अगर 180 पर चला जाएगा वो भी उस वक्त आप इक्विलिब्रियम. देखिए अभी भी आपका ट्रेड गैप तो है ना, तो इफ एनीथिंग आपका रेयर यहाँ से और ज़्यादा जाएगा. तो आपको एक नॉर्मल जो अगर हम लोग हिस्टोरिकल भी देखें 4 से 5% की आपकी डिवैल्यूएशन होती रही है, आपको एक नॉर्मल डिवैल्यूएशन की तो तब तक ज़रूरत होगी अनलेस यूर अ सरप्लस इकोनॉमी, विच यू आर नॉट ऑब्वियसली. जो टैक्स कलेक्शन की बात है, टैक्स कलेक्शन 45% इंपोर्ट स्टेज में होती है. सो इफ यू आर ट्राइंग आपकी एक्सपोर्ट्स अगर इंपोर्ट्स एंड विच इज़ अ टिकिंग टाइम बॉम्ब, अगर आपकी इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं तो नेचुरली आपकी टैक्स कलेक्शन तो बढ़ रही है. जब आप इंपोर्ट्स को कर्व करना स्टार्ट करेंगे आपकी टैक्स कलेक्शन नेचुरली नीचे जाएगी, विच इज़ व्हाट्स हैपनिंग. जो आपने करेंसी उड़ाई है उससे फ़र्क क्या पड़ा है? उससे एक्सपोर्ट्स में एब्सोल्युटली राइट आपकी फ्लैट है, बट आपको सिर्फ ट्रेड गैप को नहीं देखना चाहिए, आपको CAD को देखना चाहिए, करंट अकाउंट डेफिसिट भी देखना चाहिए. इफ़ यू लुक एट द मंथली नंबर्स ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट 1 बिलियन अबव जा चुका था, बीच में तो 2 बिलियन चला गया था, अभी 300 पे आ रहा है, $300 मिलियन पे आ रहा है. सो दैट्स व्हाट अभी आपने जो फायर फाइटिंग द एक्चुअल वर्ड दैट यू शुड बी यूजिंग इज फायर फाइटिंग की है. जो फायर फाइटिंग किया है उसमें आपने करंट अकाउंट की अगर आप साइड देखें तो पिक्चर हैज़ बिकम ऑब्वियसली बेटर. आप इंपोर्ट अगर करके इकोनॉमी को एक ग्रोथ स्टेज पे, लेवरेज्ड इकोनॉमीज कभी भी सस्टेनेबल ग्रो नहीं कर सकती. आर इकोनॉमीज वाज ग्रोइंग ऑन द बेसिस ऑफ लेवरेज, दैट इज एब्सोल्युटली नॉट सस्टेनेबल. खुर्रम की तरफ जाती हूँ. खुर्रम, ये डॉलर की बहस है कि डॉलर जो है वो अंडर वैल्यूड था, और मिफ्ता साहब ने भी ये बात की और ज़ुबैर साहब भी मेरा ख्याल है एग्री करते हैं. आप क्या समझते हैं किस हद तक इसने इकॉनमी को जो है वो डेंट किया, इकॉनमी के लिए जो हमारी सिचुएशन है ख़राब की है? सिग्निफिकेंट हद तक. और ये सिर्फ PMLN के दौर में बाय द वे नहीं हुआ, ये हमारी इकॉनमी की कॉमन सेंस जो एक है अमंगस्ट ऑल इकोनॉमिक मैनेजर्स, सब में समहाउ और द अदर कहीं से ये बात बैठी हुई है कि a stable and overvalued exchange rate is a sign of economic strength. यही चीज़ परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी हुई थी. उन्होंने डॉलर को 65 पे स्टडी रखा था, 60 पे स्टडी रखा था फॉर मेनी ईयर्स, और वो फिर 2008 में आके फाइनली 2005 में करंट अकाउंट डेफिसिट तब ग्रो करना शुरू किया, और 2007 तक आके वो अनसस्टेनेबल हो चुका था. 2008 तक आके टूट गई थी वो चीज़ बिल्कुल. तो मेरे ख्याल में आई थिंक हमारी, और ये 90s की भी हिस्ट्री आप ट्रेस कर सकते हैं बड़े आराम से, कि सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ऑलवेज ट्राई एंड फील के अ स्टेबल एक्सचेंज रेट इज़ अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ. इट इज़ंट. ओके, इट्स अ साइन ऑफ शॉर्ट साइटेडनेस, कि आपकी इकोनॉमिक थिंकिंग जो है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, आपकी इकोनॉमिक थिंकिंग की इमेजिनेशन जो है वो एक 2-3 लिमिटेड चीज़ों से आगे नहीं जाती. और आई थिंक इस गवर्नमेंट ने एक ये सही स्टेप लिया है. आई होप कि दे आर एबल टू स्टैंड बाय इट, बिकॉज अब जो प्रेशर्स आएंगे इसकी वजह से वो तो आगे, तो वो उनको किस तरह से बर्दाश्त कर सकते हैं, दैट वी विल सी. बहुत इन्होंने एक बड़ा स्टेप लिया है, वेदर और नॉट दे कैन स्टे ऑन दैट पाथ और नॉट. आई विल ऐड ऑन टू इट, बहुत बड़ा स्टेप लिया है, वेदर दे कैन स्टैंड ऑन टू नॉट. आपका ख्याल है ये बजट जो आया है ये सस्टेनेबल है, या दिस इज द ईयर ऑफ द बजट्स और भी आएंगे? दैट्स अ गुड क्वेश्चन. आई डोंट नो कि अगर मिनी बजट्स और आएंगे या नहीं. अगर कुछ एनालिसिस एंड प्रेडिक्शन मिनी बजट्स, आई डोंट थिंक अभी मिनी बजट्स, शायद आई डोंट नो, लेकिन अलबत्ता इसमें ट्रिमिंग ज़रूर की जाएगी. ऑलरेडी वो प्रोसेस तो शुरू हो रहा है. ठीक है, वो एक एक करके जैसे इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेशंस जा रही हैं अब और फाइनेंस मिनिस्टर से मिल रही हैं,
अभी जैसे आप एक्सपोर्टर्स की बात कर रहे थे, उनकी एक डेलीगेशन जाके वज़ीर आज़म से मिल के आई है और उनको बताया गया कि आप हफीज़ शेख से बात करें, जो मेरे ख्याल में दुरुस्त मौक़िफ़ है। गवर्नमेंट को अपने फाइनेंस मिनिस्टर के पीछे खड़ा होना चाहिए जब इस किस्म का चैलेंजिंग एक रिफॉर्म पीरियड आए। लेकिन एक एक करके जैसे जैसे इस बजट की जो जो इंडस्ट्रीज़ अपना वो स्टडी कर रही हैं कि हमारे ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, वो रिप्रेजेंटेशंस जारी हैं, तो ट्वीकिंग वगैरह शुरू हो चुकी है। अब क्या आगे जाके इतनी मैसिव स्केल पे ट्वीकिंग की ज़रूरत होगी कि आपको पूरा एक नया फाइनेंस बिल लाना है, या यही ट्वीकिंग आप SROs के ज़रिए कर सकेंगे और बेसिक एग्जीक्यूटिव नोटिफिकेशंस के ज़रिए कर सकेंगे? आई डोंट नो, मेरे ख्याल में ये गवर्नमेंट अवर्स होएगी, बट अगेन दैट्स जस्ट ख्याल। आई मीन अगर आगे जाके मिनी बजट आ जाए तो आई डोंट टेक रिस्पांसिबिलिटी। ऑडियंस की तरफ अगर इजाज़त दें सर। एक्सचेंज रेट की देखें, एक तो इकोनॉमिक्स में कोई भी थ्योरी इज़ नॉट गुड फॉर ऑल टाइम्स, और हर एक की अपनी अपनी तरजीहात होती हैं और अपना अपना मंतक होता है कि जी इसको हम ये पॉलिसी अपनाएं तो इस वक्त ये ज़्यादा बेनिफिशियल। कोई इकोनॉमिक फैसला ऐसा नहीं होता जिसकी सिर्फ अपसाइड हो। ये एक तो ये बिल्कुल क्लियर है। सो अपसाइड भी होगी और डाउन साइड भी होगी। उस वक्त के हालात, अब 2013 में जो एक्सचेंज रेट की चूँकि डिबेट भी है कि एक्सचेंज रेट हमने जो मोर और लेस स्टेबल रखा था फॉर द फर्स्ट 3 years और सो, उसके क्या बेनिफिट्स हुए हैं, मतलब वो तो अब एक पीछे हाइंडसाइट में आप बात कर सकते हैं। एक तो ये है कि वी वर एबल टू कंटेन इन्फ्लेशन, क्योंकि हमने 25 साल से ये सुना है कि IMF जाते हैं तो महंगाई बहुत बढ़ जाती है। तो सबसे पाकिस्तान के अवाम जो 20-21 करोड़ है, उनको सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है महंगाई से। लेकिन उस पे तो हमाद अज़ीज़ साहब कह रहे हैं आपने $8 बिलियन मार्केट में फेंका है। पहले आ रहा हूँ पहले तो एक्सचेंज रेट कंट्रोल करने का आज भी स्टेट बैंक गवर्नर ने कहा है कि हम इंटरफेयर करेंगे। इंटरफेयर करने का मतलब क्या होता है? आप या डॉलर फेंकेंगे या उठाएंगे, और क्या, और कैसे आप इंटरफेयर करते हैं? सो एक तो ये मैं बेनिफिट्स बता रहा हूँ। सो हमने कंसिस्टेंटली, और बाय द एंड it had come less than 4% inflation, which was the lowest in the last 20-25 years. Discount rate extremely important because that determines कि जी आपकी जो businesses हैं वो कितने सस्ते सूद पर पैसा उठा सकती हैं, और जितने सस्ते पर उठाएंगी उतना फ़ायदा होगा। 42 years low उसका हुआ बेनिफिट। ठीक, मसला क्या था? ये जो कह रहे हैं ना कि करंट अकाउंट बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बट अगर आप 3 साल 3.5 साल के नंबर देखेंगे, करंट अकाउंट डेफिसिट देयर वाज नो इशू टिल मिड ऑफ 2017, देयर वाज नो इशू ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट। लार्जली दो वजह से आया था, एंड दैट अगेन वाज अ डिसीजन दैट वी हैड टू टेक। फर्स्ट, बिजली के कारखाने लगाने के लिए हमें इंपोर्ट करना था दबा के। अब एक तरफ आपका अंधेरे थे और दूसरी तरफ थी आपकी बिजली, एंड आई थिंक हमने एज अ पॉलिटिकल पार्टी हमने कमिटमेंट की थी कि हम बिजली, सो आपके 3 जो LNG के 3600 मेगावाट के जो प्लांट्स लगे वो लास्ट ईयर में आए। मैं एक कमेंट करना चाहूँगा। जुबैर साहब ने जो एक बात की, मैं मानता हूँ कि बिजली की शॉर्टेज थी, लेकिन मैं यहाँ पे व्यूअर्स के लिए एक बात बता दूँ कि ये आप नेपरा के और ये आप जो वेबसाइट पे और आप देख लें, मेरे फिगर्स नहीं है, कि हमारी एनुअल कैपेसिटी पेमेंट्स थी 225 बिलियन रुपीज़ in 2015-16, which went up to 265 billion in 16-17. 2019 में हमारी कैपेसिटी पेमेंट्स, कि आप टेक और पे के बेसिस पे जो आपने IPP से बिजली लेनी है, आपकी एनुअल कैपेसिटी पेमेंट 680 बिलियन रुपीज़ है। यानी आप उनसे बिजली ले या ना लें, लेकिन आपने वो 680 अरब रुपए इनको देना है। अभी जो लगेगा उसमें अच्छा, देने पड़ेंगे। लेट मी कंप्लीट। और आपका ओगरा की टैरिफ डिटर्मिनेशन में चले जाएं कि क्योंकि ये आपने इतनी ज़्यादा, आपने विदाउट प्रॉपर फिजिबिलिटीज़, प्रॉपर स्टडीज़ आपने मेगा प्रोजेक्ट्स लगा दिए, और अब आपके पास अगले 6 से 9 महीने में पाकिस्तान में सरप्लस बिजली होने वाली है, लेकिन आपने वो 680 अरब रुपए देने हैं, और ये आपको कैपेसिटी पेमेंट्स, एनुअल कैपेसिटी पेमेंट्स की वजह से आपका 4 रुपए का टैरिफ बिजली का बढ़ेगा। और 2018 बिफोर इलेक्शंस इनको कहा गया था कि आप बढ़ाएं टैरिफ्स, इन्होंने इलेक्शन ईयर्स की वजह से नहीं बढ़ाए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि रिकॉर्ड सर्कुलर डेट 1300 अरब रुपए का सर्कुलर डेट ये लोग छोड़ के गए। और जो दूसरी बात, गैस सेक्टर में 180 बिलियन, जो आपकी जो 2 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं गैस की, सुई नॉर्दर्न और सुई साउदर्न, उनके 180 बिलियन रुपीस के
ये लॉसेस ये है ना, बिकॉज क्योंकि ये जो राइटली जो आपके जो ओगरा की जो डिटर्मिनेशन थी वो नहीं की गई जस्ट फॉर द पॉलिटिकल रीजंस। का पॉइंट आ गया, लेकिन अब आप कोई 1.6 ट्रिलियन पे जो है आप यहाँ पे भी सर्कुलर। अच्छा, ये भी मैं यार पीटीआई वालों से एक रिक्वेस्ट है, फिगर्स को थोड़ा सा इन्फ्लेट ना करें। 1.1 पर छोड़ा था, 1.6 है अभी। अच्छा जी, वहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, प्लीज जरा माइक दे दीजिए। मेरा मिस्टर जुबैर उमर से सवाल ये है कि दैट ही रिसेंट जस्ट कोटेड सम फिगर्स, फैंसी फिगर्स कि हमारी एक्सपोर्ट्स जा रही हैं, बट कैन ही शेड द लाइट ऑन के ये जो अभी हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन है, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द जस्ट टू सेटिस्फाई द मैसिव ईगो ऑफ मिस्टर इसहाक डार, जो हमारी इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी एंड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, दिस इज ऑल बिकॉज क्योंकि हमारी इकोनॉमी वॉज बेस्ड ऑन इम्पोर्ट्स। अब जब व्हेन द पीटीआई गवर्नमेंट इज लाइक curbing down imports, so this was bound to happen. अच्छा, और ये इंपोर्ट्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने भी करंट अकाउंट डेफिसिट की इम्प्रूवमेंट की बात की थी। लेट मी ऑल्सो कैटेगरिकली किसी इकोनॉमिस्ट से जाके पूछें, करंट अकाउंट डेफिसिट को ठीक करने के 2-3 तरीके हैं। एक तो है एक्सपोर्ट्स बढ़ाना, जो आइडियल है, उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ, माइनस हुआ है इन स्पाइट ऑफ मैसिव डिवैल्यूएशन। इंपोर्ट्स को कम करना एक हद तक इज़ इम्पॉर्टेंट, बट उसके इम्प्लीकेशंस भी हैं, और जो इम्प्लीकेशन हम सबके सामने हैं। 45 लाख लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए, 1.25 लाख लोग जॉब्स लूज कर रहे हैं, इकोनॉमिक टोटल जो आपकी जीडीपी है वो $35 बिलियन श्रिंक कर गए। सो देयर इज अ मैसिव कॉस्ट दैट यू आर आल्सो पेइंग। सो जो आप इंपोर्ट की बात कर रहे हैं, और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, $4 बिलियन की इंपोर्ट कम हुई है, $4 बिलियन की। उस इंपोर्ट की कैटेगरीज में अगर आप स्पेसिफिक लाइन बाय लाइन चले जाएं, तो प्लांट एंड मशीनरी की इंपोर्ट, प्लांट एंड मशीनरी विच इज एसेंशियल एंड फंडामेंटल फॉर फ्यूचर इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो $3.25 बिलियन है उसमें से। सो आज जो आपने इंपोर्ट को कम किया है, आप उठा के देख लें उसमें इंपोर्ट्स के, और उसको आपने जो कम किया है तो उसकी कॉस्ट भी आप देंगे ना, और उसकी कॉस्ट दे रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी श्रिंक होने की उसमें। सो आई थिंक जहां वी कैन हैव अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, बट जो आइडियल वे करंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल करना होता है वो एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना होता है। इंपोर्ट को तो बड़ा आसान है, यहाँ किसी को भी कहते हैं इंपोर्ट कम करनी है, वो रेगुलेटरी ड्यूटी डबल कर देगा, इंपोर्ट कम हो जाएगी। फिर वहाँ से क्वेश्चन एक आ रहा है। हाँ जी, एक सेकंड। मेरा नाम मोहम्मद जमील है, मैं पावर इंडस्ट्री से हूँ, बैठे आप लोगों की बातें सुन रहा हूँ। मेरा सवाल है एक जनरल किस्म का है कि अभी जो हम लोगों की वो देख रहे हैं रुझान, वो इम्पोर्टेड गुड्स पे है, कोई उसके अंदर कोई कमी नहीं है, कोई आदमी इस बात पर तैयार नहीं है कि पानी जो है वो हम यहाँ का पिए। खुर्रम साहब से ये सवाल है कि आप समझते हैं कि हमारे लोग जो है इस सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट कर लेंगे, और ताकि इसलिए कि इंपोर्ट के हिसाब से अगर आप इंपोर्ट्स को देखें तो हर चीज़, मोबाइल इंडस्ट्री उसको देखें, वो लोग वहाँ से स्मगल कर करके मोबाइल्स लेके आते हैं, तो दे cause a lot of revenue loss to the country only for their own sake. मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता कि ये जो है ना एम्प्लॉयमेंट के ऊपर एक सेक्रीफाइस है। ठीक है, अगर है कोई आदमी इस तरह से धंधा कर रहा है और शाम को पार्टियां कर रहा है और शादियों में बेजा खर्च कर रहा है, लेट इट बी कि उनके सेक्रीफाइस हो रही है। मुझे खुर्रम साहब से ये सवाल करना है कि क्या हमारी कौम ये सेक्रीफाइस देगी कि वो इंपोर्ट को कुछ हद तक अपने फूड आइटम्स तक ही कम करें? पॉइंट आपका आ गया, पॉइंट आगे। खुर्रम साहब अगर रिस्पॉन्ड करना चाहें, पहले इंपोर्ट्स पे जो बात हो रही थी और फिर जो इनका सवाल। देखिए, इंपोर्ट्स पे जो बात हो रही थी, अगर आप पूछें कि हमारी कौम कब क्या सैक्रिफाइस देने के लिए तैयार है, अगर आप ये वॉलंटरी चीज़ छोड़ दें कौम के ऊपर तो नहीं देंगे। ऑब्वियसली दैट इज़ नो वे टू ऑब्टेन इकोनॉमिक आउटकम्स बाय अपीलिंग टू पीपल्स इमोशंस। ठीक है, अगर आप उसके ऊपर बैंड्स लगाना शुरू कर दें और ड्यूटीज़ लगाना शुरू कर दें, तो आप फिर वापस जा रहे हैं एक इकोनॉमिक मॉडल की तरफ जो हम लोगों ने बहुत डेकेड्स पहले पीछे छोड़ दिया था, जिसको एक ऑटार्किक और एक इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन किस्म का मॉडल कहा जाता था एक ज़माने में, लेकिन आजकल के दौर में वो चलता नहीं है। हमारा चैलेंज अभी ये नहीं है कि हम सिर्फ इंपोर्ट्स को चोक करके बंद कर दें। हमारा चैलेंज ये है कि अपनी इकोनॉमी को किस तरीके से इस प्रोडक्टिविटी के रास्ते पे लगाएं कि हमारे एक्सपोर्ट्स भी उसी लेवल के हों जिस लेवल के हमारे इंपोर्ट्स हैं। और ये वाला गैप जब हम क्लोज करने के रास्ते पे चल पड़ेंगे, तब हम कह सकते हैं कि हम लोग वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं जो बाकायदा तरीके से इस साइकिल को तोड़ सकेगा, जिस साइकिल के ज़रिए हम लोग बार बार IMF के दरवाजे पे
पहुंच जाते हैं हर सालों के बाद, वरना वो शॉर्ट टर्म रह जाएंगे। अच्छा, पीछे से और भी इधर से और क्वेश्चंस हैं। जी, मेरा सवाल है एक्सपोर्ट्स के बारे में कि एक्सपोर्ट में चाइना और इंडिया हमसे जो है राइस और मार्बल जो है इंपोर्ट करता है, वहाँ से रीपैक करके उनको फिर एक्सपोर्ट कर देता है बाहर, वैल्यू एडिशन करके उसमें। तो ये चीज़ हम क्यों नहीं कर सकते, हम अपनी जो है एक्सपोर्ट बढ़ा सके, रेवेन्यू बढ़ा सके इस चीज़ से। प्लस हमारे हम जो एग्रीकल्चर जो हम प्रोड्यूस करते हैं उसमें से ज़्यादातर मोर देन 50% जो है वो ज़ाया हो जाता है। वी आर नॉट यूटिलाइजिंग एट आवर मैक्सिमम कैपेसिटी। तो इस चीज़ को बेहतर करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? बिलाल साहब, अगर आप रिस्पॉन्ड करना चाहें। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो एग्रीकल्चर जो है इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। मैं भी आपको एक छोटा सा नंबर बताता हूँ कि सिंध में जो सिंध बजट है उसमें उन्होंने एग्रीकल्चर टैक्स के लिए सिर्फ 2 बिलियन रुपीज़ रखा हुआ है और जो पोटेंशियल है इस 34 बिलियन रुपीज़। तो व्हाट यू हैव टू डू इज़ के जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें बहुत सा इनफॉर्मल सेक्टर है, तो आपको उसमें फॉर्मल उसमें लाना है और आपने जो कॉर्पोरेट फार्मिंग है उसमें जाना है। और सबसे जो मेजर है कि उनको जो इनपुट्स हैं वो आपने मेक श्योर करना है कि उनको इनपुट्स मिले। बहुत सी मर्तबा के जो आपका जो छोटा फार्मर होता है उसके पास रिसोर्सेज नहीं होते, उसके पास कैपिटल नहीं होता, तो वो इनपुट्स नहीं खरीद सकता। और आपने जो पूरी दुनिया में जो हो रहा है वो हो रहा है कि इनको जो सीड्स हैं, जो हाई क्वालिटी के जो सीड्स हैं वो है ना प्रोवाइड किए जाते हैं। और इस पे जो टेक्नोलॉजी है जो आप कह लें कि इसमें जो यूज़ ऑफ मॉडर्न मशीनरीज है उससे आपकी जो यील्ड पर एकड़ है वो आपका है ना इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। और जब तक आप वैल्यू एडिशन में नहीं जाएंगे, आप देख लें इवन आप एग्रीकल्चर की बात करते हैं, टेक्सटाइल्स में भी आप एक रॉ कॉटन एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन आप जब उसको वैल्यू एड करते थे तो क्या प्राइस मिलती है। तो पाकिस्तान का जो पोटेंशियल है वो यही है कि आपको जो वैल्यू एडेड और अनट्रेडिशनल मार्केट्स और अनट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स में आपको एंट्री देनी पड़ेगी। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन को प्लीज़ अगर इस ले लें। रिसेंटली खान साहब ने कमीशन अनाउंस किया है कि जिसमें इन्वेस्टिगेट होगा कि 6,000 अरब से ये 30,000 अरब पे कैसे कर्जा पहुंचा। और अभी खबरें ये आ रही हैं कि कोई मीसाक के जमहूरियत होने जा रहा है, मीसाक के मईशत होने जा रहा है। तो क्या ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का एक और यू टर्न है? बिकॉज हम 2013 से जो है वो काफ़ी खान साहब को फॉलो कर रहे हैं हमारी जनरेशन, और 2018 के बाद से हमने यू टर्न पे यू टर्न देखा है। तो क्या ये जो रास्ता है सिराते मुस्तकीम वाला, क्या इसमें कितने और यू टर्न होंगे? ये प्लीज जरा हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। बिलाल साहब, आपके के लिए। अच्छा बिलाल साहब, मैं उसकी डेट की फिगर को करेक्ट कर दूँ। ये जो कमीशन बना है, ये हमारा मौक़िफ़ ये है कि ये कमीशन एक सुप्रा कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ है, क्योंकि ये समझने के लिए या तो आप कोई नेशनल असेंबली या सेनेट फाइनेंस कमेटीज़ वगैरह को दे दें या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। दूसरी बात ये कि पता नहीं, अब इनके थ्रू मैं दोबारा कहूँगा कि खान साहब को जाके फिगर्स बताएं, और वो फिगर्स हैं इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान जून 2019 में जो इस हुकूमत ने रिलीज़ की है, जिसके मुताबिक 6,000 से 8,000 पीपल्स पार्टी के ज़माने में किया था, 6,000 से 14,000, और 5 साल में 8,000 अरब। और PMLN के इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान पेज 138 रिलीज बाय PTI, इट सेज 10,600 billion was taken in 5 years by PMLN government, and we ended at 24,900 billion. I don't know why he continues to say that. The same economic survey of Pakistan also says that in the history of Pakistan, the largest borrowing has been done in the last 10 months, which is close to 4,000 billion. पूछ लेते हैं बिलाल साहब से भी कि वो जो यू टर्न की बात कर रहे हैं। एक मैं आपकी सवाल का जवाब देता हूँ बिल्कुल, लेकिन जुबैर साहब विद ड्यू रिस्पेक्ट के इनकी पार्टी के में भी 2 वर्जन्स हैं। एक इनका जो पार्टी का जो वर्जन है वो ये है कि वो कह रहे हैं कि ऐसा चार्टर ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए, और एक जो इनका ग्रुप है वो जिसके आपने 2-3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनी थी, वो कहा था चार्टर ऑफ इकोनॉमी नहीं है। देखें, आपने बहुत सी मरतबा आपने खान साहब को, प्राइम मिनिस्टर साहब को आपने सुना, और जो हमारा जो मंशूर था वो ये था कि अकाउंटेबिलिटी फॉर एवरीवन एंड ज़ीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन। तो जिस तरह खान साहब बोलते हैं NRO किसी को नहीं मिलने वाला, ये मैं आपको इस फोरम में बता रहा हूँ। और अकाउंटेबिलिटी और जो टफ मेजर्स हैं आप जुलाई के बाद और देखेंगे, एंड आई एम श्योर दिस इस पैनल को भी पता है कि आफ्टर द डेडलाइन ऑफ एमनेस्टी क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं। और जो FBR का जो पोर्टल है जिसमें जो एक फर्स्ट इनिशियल स्टेप वही लिया गया है, और अराउंड 154,000 लोगों की लिस्ट है
कि जो जिनके पास एसेट्स हैं और वो डिक्लेयर नहीं है, तो इंशाल्लाह ताला आफ्टर जुलाई यू विल सी कि ये जो मेजर्स हैं और टफ होंगे और इन द एंड आपको घबराना नहीं है। एमनेस्टी की डेडलाइन तो नहीं बढ़ाने लगे? नहीं, एमनेस्टी की डेडलाइन जहाँ तक आज एज वी स्पीक राइट नाउ देयर इज नो एक्सटेंशन इन द एमनेस्टी डेडलाइन ड्यू टू बजट ऑल्सो। खुरम आपका बहुत शुक्रिया, जुबैर साहब आपका बहुत शुक्रिया, उस्मान आपका और बिलाल साहब आपका, एंड अबव ऑल IBA का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें जो है ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म जो है वो दिया है कि हम यहाँ पे अपना प्रोग्राम जो है वो कर सकें, आपके सवालात भी लिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट एंड अल्लाह हाफ़िज़।